जी नमस्कार। मैं आपको नजर नहीं आ रहा हूं बट अदृश्य शक्ति मान के थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दीजिएगा। हम सिलेबस डिस्कस करें, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, इस सिलेबस का पर्पज क्या है, नया है तो प्रॉब्लम क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, कंक्लूजन क्या है, लास्ट में सब चीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा स्पार्क दे देता हूं आपको। भाई जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, बजट जान लो। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो इसका 2025-26 का जो बजट एलोकेशन है ना, वो है 15,500 करोड़ रुपया। इतने करोड़ रुपीस आपके पॉकेट में आएंगे? नहीं नहीं भैया, आपके पॉकेट में नहीं। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अहमदाबाद के वासियों की सेवा करने के लिए इसमें से पैसे लेंगे। लेंगे नहीं मतलब डेवलपमेंट का काम करेंगे। गलती से मुंह से निकल गया। मतलब सिविल इंजीनियर रोड बनाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल वालों को याद आएगा कि अरे यार नीचे हमने केबल नहीं डाला है, तो वो रोड खोद के फिर केबल डालेंगे। तो एक बार रोड का कॉन्टेक्ट निकला, फिर केबल डालने का कॉन्टेक्ट निकला, फिर सीवरेज वालों को पता चलेगा, मैकेनिकल वालों को कि अरे अरे नीचे तो पाइप भी डालना था पानी वाला, फिर सीवरेज का पानी डालना था, तो फिर वो दोबारा खोदेंगे। फिर सिविल इंजीनियर का अलग से कॉन्टेक्ट आएगा कि उसको रिपेयरिंग करो। फिर याद आएगा कि लाइट का फाउंडेशन नहीं डाला। तो इस टाइप की चीजें चलती रहती हैं। खैर, ये बजट एलोकेशन है। अगर पढ़ना है, आपको पढ़ने का मनी है, तो ये उनका डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको रीड आउट कर लेना। और ये जो लंबे लंबे फोटो लगे हैं ना, आप समझ लेना कि जो बड़ी अमाउंट है वो कहां जाएगी। खैर नीचे आ जाइए। बट डेवलपमेंट भी होता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम भी होते हैं। बने हुए रोड को तोड़ा जाता है और फिर उसको बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए। तो नीचे आप देखो, इन्होंने कुछ एलोकेशंस में आपको दिखा देता हूं जो हाईलाइट किया है, ताकि आपको लगे भाई कितने पैसे कहां कहां जाते हैं। तो ये कुछ एलोकेशन है, ऐसा नहीं कि ये सारा एलोकेशन है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, 27-28 तक पूरा होंगे, तो फेज वाइज उनको एलोकेशन दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 178 करोड़, यहाँ पे देखो 80 करोड़, यहाँ पे देखो 1215 करोड़, ये देखो 550 करोड़, ये देखो 569 करोड़। मतलब भाई 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इससे कम में तो यहाँ पे बात ही नहीं होती है। मतलब करोड़ों का ढेर है। एग्जाम निकाल के जाना है और उन पैसों को अहमदाबाद के डेवलप करने के लिए लगाना है। ठीक है, तो आपके अंदर दिमाग भी तो होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने सिलेबस को कर दिया है चेंज। क्योंकि पहले जो सिलेबस होता था वो थेरेटिकल पोर्शन उसमें था, और ट्रेडिशनल जो आप चीजें पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, वो जो ट्रेडिशनल पार्ट था वो इसका हिस्सा हुआ करता था। इस बार इन्होंने कोशिश किया है, और मैं कहूंगा कि अच्छी कोशिश किया है, कि वो सारी चीजें यहाँ पे अकोमोडेट करने की कोशिश किया है जो काम आपको एमसी में जाके करना होगा। मतलब जो जो चीजें उन्होंने वहां पे सुना है वो सारी चीजें यहाँ पे सिलेबस में डायरेक्टली पुट कर दिया है। ठीक है, अब सिलेबस बिल्कुल न्यू है, तो ये चैलेंज भी है कि भाई पढ़ें कहां से, कोर्स कहां से मिलेगा। हालांकि हमारा कोर्स चल रहा था यहाँ पे, अब इसमें बदलाव होंगे। ये कोर्स आप चाहिए तो ले लीजिए, अभी इसका प्राइस कम है। हम लोग भी कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना लगेगा ये सब पढ़ाने और में, टीचर्स को कितना देना पड़ेगा, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जब तक नहीं बढ़ा, आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, और अभी कुछ आप भी 500 का, ये 500 तो हट ही जाएगा श्योर शॉट। बढ़ भी सकता है, उससे भी बढ़ सकता है। और अब जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से इसमें चीजें अपलोड होना शुरू होंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ टाइम देना पड़ेगा, एक आध वीक की एनालिसिस का, कि कहां से क्या करना है। क्योंकि हमको बस ये नहीं करना है कि आपको थियरी देना, भाई उस पे एमसीक्यू बनाना होता है। एमसीक्यू के लिए कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस चूज करने होते हैं। एक ठीक ठाक एमसीक्यू बने कि अगर वो पीडीएफ सर्कुलेट होते हुए कहीं एमसी के पास पहुंचे तो उनको भी लगे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछना चाहिए। खैर वो सब प्लान करना है। तो थोड़ा सा अगर आप कोर्स में आ जाओ तो एकदम ऊपर प्रेशर मत बना देना कि नहीं नहीं सब एक बार में करा दो। थोड़ा सा टाइम देना, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, खैर अब मैं बात कर रहा था कि ये चैलेंज है, इसमें काफी चैलेंज है कि आपको पढ़ना कहां से है। नए टॉपिक्स अगर खुद से पढ़ना चाहते हो तो कहां से पढ़ोगे, बुक्स तो आती नहीं है। जो लोग पढ़ाएंगे उनके सामने भी चैलेंज है कि कहां से लाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट में चीजें लिखा हुआ है। अब उसको कितना एलोबरेट करके पढ़ोगे, कितना कम पढ़ोगे, ये आपके विजडम पे डिपेंड करता है। अगर आप खुद पढ़ रहे हो, अगर किसी का पढ़ाया हुआ पढ़ रहे हो, तो उसके विजडम पे डिपेंड करता है। हालांकि कुछ हिंट इन्होंने दिया हुआ है। अब मैंने कहा अपॉर्चुनिटी ये है कि भैया जो तैयारी कर रहे थे और जो तैयारी नहीं कर रहे थे, अभी सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं। क्योंकि सबके सामने एक नया सिलेबस आया है,
सबको यही सिलेबस तैयारी करनी है, नियरली टाइम सबको सेम मिलेगा। तो अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे तो जंप कर लीजिए। और अच्छी बात एक और है कि जो एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन है ये, और इसमें भी ये भी एक्सपीरियंस बेस्ड पोजीशन है, ये फ्रेशर के लिए पोजीशन है, इन सबका नियरली सिलेबस सेम है। अब देखिए ये जो सिटी इंजीनियर की पोजीशन है, दोनों के लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चाहिए, पेपर एक ही होगा। 50% इन्होंने इलेक्ट्रिकल दिया है इन सभी पेपर में, और 50% इन्होंने मैकेनिकल रखा है। 4 पेपर हैं, एक डिप्टी सिटी का, एक असिस्टेंट का, यहाँ पे एक सहायक का, एक असिस्टेंट का, टोटल 4 पेपर हुए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एलिजिबिलिटी है इसमें, और इन दोनों में एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए फ्रेशर चाहिए। पेपर 4 ही होंगे, चाहे इसमें इलेक्ट्रिकल वाला हो चाहे मैकेनिकल वाला हो, 100 मार्क्स का एक ही पेपर होगा, दोनों को एक ही पेपर अटेम्प्ट करना है। अपॉर्चुनिटी ये है कि सबको नए से शुरू करना है, तो आपको ये नहीं है कि भाई किसी ने कोई पहले से पढ़ रहा हो तो मुझसे बहुत आगे निकल गया, मैं बहुत पीछे रह गया। हाँ, थोड़ा सा जो पहले से पढ़ रहा है उसने पढ़ने की हैबिट बना ली है, उसका माइंड मेकअप हो चुका है, कुछ कुछ बेसिक चीजें जान भी लिया है। और ऐसा नहीं कि जो मेरे कोर्स में पहले से अपलोड हुआ है वो सब चेंज हो गया, नहीं भाई, बहुत सारी चीजें वहीं पे हैं, जैसे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, डेल्टा स्टार, ये पैरेलल सीरीज, वोल्टेज रेगुलेशन। अब जो वोल्टेज, करंट है, रेजिस्टेंस है, इन सबको सॉल्व करने के लिए कई सारी थ्योरम आती हैं। अब आप उसको पढ़ना चाहते हो, सर्किट सॉल्व करने के लिए थ्योरम आती है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, इट्स डिपेंड। कोई पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ाना चाहता, इट्स डिपेंड। बट हाँ, क्या चीजें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसको थोड़ा सा हमको इससे इस सेंस में देखना पड़ेगा कि इसका वेटेज क्या है, तब हमको समझ में आएगा कि उसको कितना डीप से पढ़ना है। अब जैसे ये जो पहली यूनिट मान लेते हैं, अगर इसको हम 1 मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रिकल का बेसिक है, तो यहाँ पे ये सारे सिलेबस दे रखे हैं इन्होंने, और ये सारे डिफिनीशन के सेंस में जाओगे तो 2-2 4-4 लाइन का डिफिनीशन है, पढ़ के हटा दोगे, हटा भी सकते हो वैसे भी। पर क्या क्वेश्चन कहां से आएंगे, कौन सा टॉपिक ज्यादा नोन है, कहां से ट्रेडिशनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरी उम्मीद ऐसी है कि अगर यहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं, यहां से मुझे लगता है कि 4 to 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने? 4 to 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक इन्होंने एक्ट डाल दिया, अभी एक्ट अपने आप में 85-90 पेज का है, तो 1 से 2 क्वेश्चन बनता है यहां से पूछेंगे ये, क्योंकि इन्होंने इस बार फोकस किया है कि कंप्लायंसेस से रिलेटेड या प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड सिलेबस बनाए। एक, गवर्नमेंट रेगुलेटरी क्या है, उसके कंप्लायंसेस क्या है, और दूसरा कि प्रैक्टिकल कैसे हम काम करते हैं, इन दोनों चीजों को मिक्स करके इन्होंने सिलेबस बनाने की कोशिश किया है। तो हर यूनिट में आप देखोगे कि गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस, उससे रूल्स डायरेक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया है, पर जो सिलेबस दिया है, जो कंटेंट दिया है, वो उसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको, अब नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक पे फ्यूल चार्ज कितना लगता है, फिक्स चार्ज क्या है, वेरिएबल चार्ज क्या है, कंजप्शन के बेसिस पे या लोडिंग के बेसिस पे चार्ज फ्लक्चुएट्स कैसे, ये सब पढ़ाने की क्या जरूरत है। बट इन्होंने, चूंकि एक्चुअली ऐसा होता है, जो रीडिंग कैलकुलेशन होता है या जो आपकी बिल आती है उसका कैलकुलेशन वैसे बेसिस पे होता है, इस वजह से इन्होंने कोशिश किया कि वो सिलेबस में ऐड करें और आप उसके बारे में पढ़ के आओ, ताकि आपको पहले से जानकारी हो इन सारी चीजों के। ठीक है, ये सारे वो फैक्टर्स पढ़ने हैं, तो मेरे हिसाब से 4 to 6 मार्क्स इनसे आ जाएंगे, 1 to 2 मार्क्स इनसे आ जाएंगे, 1 से 2 नंबर ये जो पॉइंट है, 1 से 2 नंबर यहां से आ सकते हैं, और बाकी ये जो टॉपिक बचे उनसे किसी किसी से 1 से 2 नंबर आ सकते हैं अगर। और ध्यान रखना, ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनसे जनरल बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक फायदे वाली चीज और भी है कि लास्ट टाइम के पेपर में उन्होंने काफी सारे न्यूमेरिकल पूछ लिए थे, इस बार उस बात की पॉसिबिलिटी कम हो गई है कि आपसे न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएं, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हार्डली 5 से 7 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आ जाए तो बहुत है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस टाइप का सिलेबस है, जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर आपको पढ़ना है, फंक्शन क्लास। अब ये तो ट्रेडिशनल ही है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट ट्रेडिशनल इसलिए आपको पढ़ना है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वाला पोर्शन है उसमें ट्रांसफार्मर का मेजर रोल होता है, हर जगह लगे हुए हैं, तो आप एज ए इंजीनियर आपको सब कुछ करना पड़ता है वहां पे। कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, उनसे कोटेशन मंगाना है, क्या क्या चीजें, क्या क्या टेक्नोलॉजी उसमें होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, कितना कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सब देखना होता है। ठीक है, एज ए इंजीनियर ये सब प्रपोजल आपके साथ, आपके एंड से जाता है बना के। ठीक है, हाँ, वो डेजिग्नेशन वेरी करता है। अब
सहायक को नहीं दे देंगे कि लो भैया तुम प्रपोजल बनाओ, बट एस डिपेंड अपॉन द डेजिग्नेशन, जैसे जैसे आप आगे जाओगे कुछ कुछ चीजें आपके हैंड में आती जाएंगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर वाला पोर्शन है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर वाला पोर्शन, ये दोनों चीजें हैं नियरली पहले भी थी अभी भी आ गई हैं। कुछ कुछ चीजें इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है जो पहले स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, इस बार स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है और वेटेज भी सेपरेटली दे दिया है। इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर पढ़ के जाना है आपको, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, ट्रांसफार्मर पे पीवाईक्यू कर लीजिए। कोर्स में रहोगे तो ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया जाएगा, पीवाईक्यू ज्यादा फोकस करके, ना केवल एएमसी के जो इलेक्ट्रिकल के एग्जाम्स होते हैं, जीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, GSSB के जो एग्जाम्स होते हैं, जेई के जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सारे पीवाईक्यू करा दिए जाएंगे। क्यों नहीं क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जाम में। हाँ, यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी चांसेस है पूछ लेंगे। उसी तरीके से मोटर से भी अगर कुछ न्यूमेरिकल पूछना होगा तो उनको यहां से पूछेंगे। ठीक है, यहां से भी कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इसका जो सिलेबस है एकदम डिफाइंड है, तो डिफाइंड है सिलेबस, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। और ये आसानी से किसी भी बुक में मिल जाएगा। अगर किसी का कोर्स ले लेते हो आप, मेरा कोर्स ले लेते हो या किसी और कर लेते हो, तो वो तो डेफिनेटली पढ़ाएंगे। अगेन इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या है, एक बार फंडामेंटल पढ़ लिया आपने तो आपको मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेने हैं, दैट्स इट। कितना आसान बनाया है इन्होंने सिलेबस के लिए कि टू द पॉइंट चीजें मेंशन कर दिया कि भैया आपको क्या क्या पढ़ना है और वहीं से हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब चूंकि एक मोटर से ही इन्होंने कहा है 5 नंबर का पूछेंगे, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मोटर का कितना सिलेबस पढ़ना है। जैसे टाइप दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, इसका वर्किंग पढ़ लेना है, आपको स्लिप पढ़ लेना है, लॉसेस पढ़ लेना है, इंस्टॉलेशन पढ़ लेना है, दैट्स इट, हो गया। यहां से 4-5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन आए, 4 तो कर ही लोगे आप, 3 तो कर ही लोगे कैसे भी करके। अगर टफ आ गया पेपर तब की बात कर रहा हूं, आसान है तो सारे कर लोगे आप। ठीक है, तो ये तो सिलेबस ऐसा है जो आपको कहीं से मिल भी जाएगा आसानी से और सबको समझ में भी आएगा क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा है वंडरफुल की मतलब थोड़ा सा अलग ही हटके क्या एएमसी के दिमाग में आया कि इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये जो पूरा सिलेबस है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट स्टिल इसको सबसे ज्यादा इसको वेटेज दिया गया है। मतलब यहां से 20 क्वेश्चंस आने हैं, तो यहां पे चीजों को आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 20 क्वेश्चन उनको यहां से बनाने हैं। ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं जो यहाँ पे दिया गया है। अगर ये पलटी मार लेते हैं तब की बात अलग है। अगर ये पलटी नहीं मारते हैं, इसके बेसिस पे करते हैं, तब तो ठीक है। कई बार हो जाता है, कई बार जैसा दिया उन्होंने थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता हो जाए। तो ये 20% के आसपास अगर यहां से है तो आपको इन चीजों को थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है। कोर्स में ऑलरेडी डाला गया है, जो चीजें इसमें बच रही हैं वो ऐड कर दिया जाएगा आपके कोर्स में। इस पे लेक्चर डाले गए हैं, पर चूंकि और डिटेल में कहा इन्होंने तो और डिटेल में ऐड कर दिया जाएगा और पीवाईक्यू आपको ढेर सारे करा दिए जाएंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये रिन्यूएबल एनर्जी देखिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले दोनों पढ़ते हैं, पर ये रिन्यूएबल एनर्जी है क्या? ये वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है जो एक्चुअली टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कंप्लायंसेस वाले पोर्शन ज्यादा दे रखे हैं। तो पहले ये तो डिफिनीशंस हो गया, फिर CO2 कैलकुलेशंस हो गया, फिर सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंस हो गया रिन्यूएबल एनर्जी पे। जैसे 100 करोड़ रुपया एएमसी ने दिया हुआ है, तो सस्टेनेबिलिटी कितना और फंडिंग कितना लग रही है उसका एक पर्सपेक्टिव। अब ये टॉपिक कैसे पढ़ोगे आप? एक तरह का ये पर्सपेक्टिव टॉपिक्स है, ठीक है, मतलब जनरल परसेप्शन बेस। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया है तो जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसको आसानी से दे पाओगे। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए बोले हैं, कंपैरिजन होगा कि CO2 फॉसिल फ्यूल से कितना निकलता है, रिन्यूएबल एनर्जी से CO2 के में कितना रिडक्शन होगा परसेंटेज, क्लाइमेट चेंज पे क्या फर्क आएंगे, फायदा क्या होंगे। जैसे दिल्ली जैसे अहमदाबाद को तो नहीं बनाना है, बेंगलोर जैसे अहमदाबाद को नहीं बनाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी कम करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी लगाओ, लोगों के सोलर इंस्टॉलेशन में सब्सिडी दो, गवर्नमेंट वैसी पॉलिसी बनाए और ऑलरेडी पॉलिसी है भी। ठीक है, सोलर एनर्जी में भी देखो बैंकिंग चार्जेस, कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस, जो एवरेज जो आपका प्रोडक्शन है उसका सेल, फिर मीटरिंग, ये सारे मतलब ये सारे एक तरह से पॉलिसी बेस्ड चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी बेस क्या है कि सोलर सेल कैसे काम करता है, सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है, उसकी डिजाइन कैसे होती है,
उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन कम है, रादर देन कंप्लायंसेज और पॉलिसी के साइड की चीजें ज्यादा हैं, तो आपको भी उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। और डिटेल में आपको कराया भी जाएगा आपके कोर्स में। विंड में भी सेम चीजें हैं, यहाँ पे वर्किंग मेंशन कर दिया, यहाँ पे वर्किंग मेंशन नहीं किया, बट स्टिल आपको वर्किंग पढ़नी है दोनों के केस में, क्योंकि जनरली जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उनके वर्किंग पे ही पूछे गए हैं, ठीक है, उनके इंस्ट्रूमेंट पे पूछे गए हैं, उनके फंक्शनिंग पे पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको वो करने हैं, भले यहाँ पे डायरेक्ट इसमें नहीं मेंशन है, इसमें तो वर्किंग भी मेंशन है कि कैसे काम करते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको कोर्स में ऑलरेडी डाला गया है, कुछ चीजें जो इसमें चेंज है वो कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो ये पूरा 10 मार्क्स का है, तो इसको डिवाइड कैसे करोगे आप? मुझे लगता है कि 1 से 2, मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। सोलर से आप कह सकते हो कि 2 to 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 हो सकते हैं, 3 2 बहुत है, मतलब एकदम एडवर्स ले लें कि कम पूछना है उनको सोलर से, तो नहीं तो 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। विंड से भी आपके 2 to 3 मान लीजिए, और 2 to 3 क्वेश्चंस यहां से मान लीजिए, ठीक है। इट्स डिपेंड, अगर कहीं से ज्यादा रहेगा, मान लीजिए कि यहां से 2 क्वेश्चंस आ गए, यहां से 2 आ गए तो 4 हो गए, यहां से 3 आ गए तो 7 हो गए, यहां से 3 हो गए तो 10 हो गए, तो इस तरीके से वेरिएशन होके आ सकता है, किसी से कम किसी से ज्यादा, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, ये पढ़ना समझना जो सिलेबस है आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप एक बार पढ़ लिए तो चीजें आपको याद रहेंगी, रिवाइज कर लिए, मतलब आपको बहुत पेपर पेन लेके प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैकेनिकल पे। मैकेनिकल पे पंप है, अब पंप के बारे में सारी चीजें आपको पढ़ना है, ये पंप के कुछ टर्मिनोलॉजी है, पंप है, क्लासिफिकेशन है, उसकी फंक्शनिंग है, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो थोड़ी सी आपको लगेगा, वैसे ही जैसे कि मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में लगेगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वालों को मैकेनिकल वाले में लगेगा, पर दिक्कत नहीं होगी, ये भी आपके कोर्स में ऐड ऑन करा दिया जाएगा, पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे, आपको क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी, आप अगर सब चीजें ढंग से करते हो तो एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से कर पाओगे। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है हमारा, HVAC सिस्टम जो है, ये तो एकदम बेसिक होता है, ये बेसिक है, ये बेसिक है। एसी सिस्टम के कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं, एयर कंडीशनिंग आपको पढ़नी है, आपको रेफ्रिजरेंट पढ़ना है, पर मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वहां से ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ही आएंगे जो पहले से आते रहे हैं, तो ये भी ट्रेडिशनल टॉपिक है, बहुत आसानी से IMP करके भी जाओगे तो यहां से आप 5 क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से 4 या 5 पूरे कर पाओगे, मुश्किल नहीं होगा आपको करना। सेम चीज पंप में भी है, पंप थोड़ा सा डिटेल में है, तो हो सकता है कि इसके जनरली क्वेश्चंस हेड से आ जाते हैं, प्राइमिंग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैविटेशन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफिशिएंसी से भी समटाइम्स आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये कुछ टॉपिक हैं, अगर इनसे आप एक दो क्वेश्चंस मान लो तो आपका ये 15 मार्क्स कवर हो जाता है यहां से, ठीक है। टाइप्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस जगह पे, मतलब किस पर्पज के लिए कौन सा पंप यूज किया जाता है, जैसे आपको हेड बढ़ाना है, डिस्चार्ज बढ़ाना है, सीवरेज में कौन सा यूज कर लोगे, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो थ्योरेटिकल ही होगा, और बाकी तो ये ट्रेडिशनल ही है, उनके कंपोनेंट्स भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा उसमें कंपोनेंट्स होते नहीं है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी कमी है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां जाए, बस एक आध क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट चूंकि ट्रेडिशनल है, कहीं से भी मिल सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, तो आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगा। सेम चीज इसके साथ भी है। अब ये दोनों टॉपिक्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए, दोनों के लिए नए हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बेसिकली सिविल वालों को पढ़ाए जाते हैं, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो या पंपिंग स्टेशन हो, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट ये टॉपिक दोनों के लिए नया है, ठीक है, तो दोनों के लिए नया है, बट अगेन ये चीजें थ्योरेटिकल हैं, एक दो बार आप पढ़ोगे तो रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको चीजें याद रहेंगी, और PDF दे दिया जाएगा तो आप मतलब फ्रीक्वेंटली रिवाइज भी कर पाओगे, मुश्किल नहीं होगा। उसी तरीके से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जो हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, उनकी फंक्शनलिटी, कैपेसिटी, चूंकि ट्रीटमेंट प्लांट है तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, सप्लाई कैसे होती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में
पढ़नी है। अब चूंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये दोनों मिलके 25 मार्क्स के हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे अगर आप इसको, और आसान है पढ़ना, मुश्किल नहीं है, और आपको करा भी दिया जाएगा, आपके कोर्स में डिटेल में करा दिया जाएगा। पहले बेसिक बेसिक चीजें करा दिया जाएगा कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है, फिर टेक्नोलॉजी, फिर फंक्शनिंग, फिर कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं, फिर उस पर एमसीक्यूज, पीवाईक्यू अगर पूछे गए पिछले बारे में है तो सारी चीजें 1 बाय 1 चीज आपको करा दिया जाएगा। अब अहमदाबाद को क्लीन कैसे बनाना है, प्लान क्या होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे बढ़ाना है, व्हीकल को कैसे हटाना है, वाटर ट्रीटमेंट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे मतलब प्रोटेक्ट करना है, CO2 इमिशन को कैसे घटाना है, CO को कैसे घटाना है, फॉसिल फ्यूल्स कैसे घटाना है, उसके लिए प्लान क्या होना है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्लान क्या होगा, रोड कंस्ट्रक्शन का प्लान क्या होगा, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है तो उसके लिए क्या होगा, वाटर लॉगिंग ना हो उसके लिए क्या करना है, फ्लड ना आए उसके लिए क्या करना है। तो ये सारे प्लान में आते हैं बेसिकली कि किस तरीके से अहमदाबाद को बेसिकली सुंदर बनाना है, तो वो चीजें आपको ये इन सब में डिस्कस करना है। 5 मार्क्स क्या है, गवर्नमेंट का कुछ प्लान हो, किसी एनजीओ का प्रपोजल हो, आपका अपना दिमाग हो, वो सब चीज पढ़ लेना है, किसी ने आर्टिकल लिख रखे हैं ऑनलाइन वो पढ़ लेना है, मतलब इसमें कहीं से भी क्वेश्चन उनका जो भी मन करेगा वो पूछ लेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, कुछ चीजें ट्रेडिशनल है, कुछ चीजें ट्रेडिशनल नहीं है, कुछ चीजें ट्रेडिशनल हैं बट वो आपके लिए नहीं है, जैसे ये दोनों चीजें सिविल वालों के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि सिविल वाले इसको पढ़ते हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ते हो बट आपके फंक्शनिंग में आता है, इलेक्ट्रिकल के तो नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली मैकेनिकल के फंक्शनिंग में आता है। तो आपने पढ़ा है या चाहे नहीं पढ़ा है बट अभी तो पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका टोटल 30 मार्क्स का ये जो वाला जो पोर्शन है जो आपको नए सिरे से पढ़ना है, पर मुझे नहीं लगता है कि मुश्किल होगा आपको पढ़ना या समझने में आपको कोई डिफिकल्टीज होगी। तो ये आपका सिलेबस एनालिसिस रहा। अब आपको प्लान करना है कि क्या चीजें आपको पहले शुरू करनी है, क्या चीजें आपको बाद में शुरू करनी है। मैं तो जनरली यही कहता हूं कि जिसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो, जैसे ये ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा है तो इनको आप पढ़ लीजिए, इस पे प्रैक्टिस ज्यादा करिए। ये चीजें हैं, ये प्रैक्टिस वाली चीजें नहीं है, ये पढ़ते रहने वाली चीजें हैं और रिवाइज करते रहने वाली चीजें हैं, क्योंकि ये याद रखना है, मेमोराइज करना है आपको अपने दिमाग में। तो एक बार पढ़ लिया, दोबारा रिवाइज कर लिया, टेस्ट दे लिया, थोड़ा एमसीक्यू कर लिया तो चीजें आपको याद रहेंगी, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड